प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सैनिक एवं राजनैतिक शिक्षाएं। इसमें हम 2-3 चैप्टरों को पढ़ेंगे। इससे प्रश्न आपका इन्हीं रूपों में आ सकता है, आता भी है। ठीक है, तो सैनिक और भारत जैसे हमको मालूम है तो इस युद्ध में भारत हार गया था चाइना से। कारण हार के हम पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, तो इससे जो हारा है भारत को कौन कौन सी शिक्षा मिली, राजनैतिक या सैनिक शिक्षाएं। ठीक है, चलिए इसको हम पॉइंट टू पॉइंट हम इसका अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है, चीन ने भारत के आदर्शवाद को यथार्थ का परिचय कराया। कहने का मतलब आदर्शवाद, मित्रों ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको आदर्श लिखिएगा। तो चीन ने भारत के आदर्शवाद को यथार्थ का परिचय कराया कि सच्चाई वही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई मित्र नहीं होता, कोई शत्रु नहीं होता, अस्थायी हित ही प्रधान होते हैं। अगर हमको थोड़ा सा लाभ अगर आपसे है तो ये मत समझिएगा कि हम आपके मित्र हो सकते हैं। तो वही है आदर्श का यथार्थ। अब भारत एक आदर्शवादी राष्ट्र था जो कि हर बात पे भरोसा कर लेता था, मित्रता को मित्रता समझता था, तो मित्रता के सामने अपने प्राणों की भी बाजी लगा देता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हित प्रधान होते हैं, स्वार्थ प्रधान होते हैं, लेकिन मित्र अस्थायी नहीं होते। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है, भारत को एहसास हो गया कि शांति और विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। मित्रों वही चीज़ है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में अगर आपने विकास करना भी प्रारंभ आपने कर दिया और विकसित आप हो गए, तो आपके विकास को छीनने के लिए आपके दुश्मन तुरंत तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से है मित्रों, कहते हैं ना, पर्याप्त सुरक्षा के अभाव में विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए कि अगर आप जो है उम्मीद करिए कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप जो है विकसित होते चले गए, अचानक आपके पास इतना सारा धन दौलत होता चला गया, तो उस पर सबकी निगाहें लगेगी। और आप जानते हैं ना, मुफ्त की रोटी तोड़ना, जबरन किसी का पैसा छीनना, ये सबकी आदत सी पड़ गई है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो ये चलता ही रहता है। इतिहास में जो शक्तिशाली जो राष्ट्राध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जो दूसरों की चीज़ों को देखा, उस पर जबरन अधिकार किया, चाहे दूसरे की महिलाएं हों, बेटियां हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे जो भी हों, राज्य विस्तार हो, दूसरे की ज़मीन पर कब्जा किया हो। कहने का मतलब वही चीज़ है, अगर आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं तो उनके लिए आपको पर्याप्त सुरक्षा आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है मित्रों, बाकी इतिहास प्रसिद्ध है कि महिलाओं के लिए भी युद्ध हुए हैं, राज्य के लिए भी युद्ध हुए हैं, और धर्म की स्थापना के लिए भी युद्ध हुए हैं। तो युद्ध के कोई एकाकी कारण नहीं हो सकते। इतिहास में बहुत से नए नए कारण हैं जिनके लिए युद्ध हुए हैं। चलिए, इस पराजय से भारत की प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा। भाई धक्का तो लगना ही था, हारने वाला कौन जो है गर्व के साथ अपना सीना ऊंचा कर पाएगा, सर ऊपर कर पाएगा। तो धक्का तो लगना ही था अगर हम पराजित हुए थे तो। अगला है, नेहरू जी की छवि से भारत को अपना नेता मानने वाले राष्ट्र भारत की पराजय के बाद अब चीन की ओर खींचने लगे थे। ये बात सत्य है मित्रों कि जिसके पास शक्ति होती है लोग इसी को लाइक करते हैं। हम लोग शक्ति को ही लोग पसंद करते हैं, शक्तिशाली को लोग पसंद करते हैं। पसंद क्या करते हैं? लाइक करते हैं। जानते हैं साथ देगा तो शक्तिशाली ही देगा ना, कमजोर कहाँ दे पाएगा। अगला पॉइंट है, भारत को आधुनिक अस्त्र शस्त्र एवं समरतांत्रिक ट्रेनिंग की आवश्यकता महसूस हुई। भाई चाइना एक विकसित राष्ट्र के रूप में आ जा चुका है, उस समय भी विकासशील तो था, लेकिन भारत के मुकाबले विकास तो ज़्यादा ही था उसका, निहायत स्वार्थी कंट्री। और समरतांत्रिक ट्रेनिंग में जैसे मान के चलते हैं कि अत्याधुनिक ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, अत्याधुनिक हथियारों के साथ में। भारत को आवश्यकता महसूस हुई कि अगर चाइना हमारा पड़ोसी है, लड़ाई हो चुकी है, तो उम्मीद नहीं करिएगा कि दोबारा इससे लड़ाई नहीं होगी। अब ये लड़ाई की जो शुरुआत हो चुकी है, सीमा विवाद खत्म नहीं हुआ, तो लड़ाई तो बराबर होगी ही। अब भारत और चाइना से लड़ना है तो उसी के मुकाबले हमारे पास हथियार और सेना और ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, ट्रेंड सैनिक भी होने चाहिए। ठीक, अगला है, भारत को इस बात का एहसास हुआ कि अब हिमालय की चोटियां अजेय नहीं है। मित्रों ये बात सत्य है कि पहले जो है हिमालय की चोटियां अजेय थीं, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के युग में अब कोई भी स्थान जो है अजेय नहीं है और हर स्थान पे पहुंचा जा सकता है, क्योंकि आज के युद्ध में जल थल वायु हर स्थानों पे हो रहे हैं। भाई आसमान में भी युद्ध हो रहे हैं, जलों में भी युद्ध हो रहे हैं, केवल किसके दम पे? टेक्नोलॉजी के दम पे, हवाई जहाज के दम पर, प्रक्षेपास्त्रों के दम पर। पलक झपकते ही हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कहीं भी
पहुंचा सकते हैं क्षण मात्र में। जिस यात्रा को पहले हम करने में महीनों वर्षों लगा देते थे, आज वही यात्रा मात्र कुछ घंटों में हम कर सकते हैं। ठीक है, आज अगर विश्व का चक्कर भी लगाना हुआ तो आप समझ सकते हैं आप कितनी तेजी से आप विश्व का चक्कर लगा सकते हैं, जबकि पहले आप समझ सकते हैं मैगलेन कितना समय लिया होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आगे मत बढ़िए। रक्षा हेतु 5,000 करोड़ की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। मित्रों, जब भारत पराजित हो गया तो उसी के बाद आंखें खुली तो जो है रक्षा बजट को बढ़ाकर पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किया गया। थल सेना की संख्या बढ़ाकर 8,25,000 कर दी गई, जिसका विभाजन कुल 21 डिवीजनों में किया गया, जिसमें 11 डिवीजन पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई। यानी 11 डिवीजन पहाड़ी युद्ध कला में ट्रेंड सैनिकों को रखा गया। भारत को अपने आधुनिक अस्तित्व को बनाए रखने की प्रेरणा मिली। आज भारत की सेना विश्व की चौथी शक्तिशाली सेना है। ये किसकी देन है मित्रों? चाइना की देन है। अगर आज भारत विकसित हो रहा है, भारत की शक्ति ज़्यादा हो रही है, तो हमारे मित्र, परम मित्र हमारे चाइना की देन है, जिसने जो है ऐसे समय में आक्रमण किया कि जिस आक्रमण को भारत के लिए विपदा में आया वरदान बना दिया उन्होंने। अगला है, तीनों सेनाओं को आधुनिक बनाया गया। चीन की वायुसेना के डर से हमारी वायुसेना उड़ान नहीं भर सकी। इससे हमारी वायुसेना की कमजोरी प्रत्यक्ष रूप से उभर कर सामने आती है। भाई कमजोरी क्या, अब कहने की जरूरत नहीं है मित्रों, उस समय था ही क्या भारत के पास। भारत को यथार्थ स्वीकार करना ही पड़ा कि पड़ोसी राष्ट्रों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि आचार्य कौटिल्य ने भी मंडल सिद्धांत में यह बता दिया है कि हमारा पड़ोसी ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और वैसे भी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जानते हैं हित प्रधान होता है, ना कि मित्रता और शत्रुता। मित्र और शत्रु प्रधान होते हैं। हित, राष्ट्रीय हित के आधार पर ही मित्रता और शत्रुता निर्धारित होती है। ठीक है मित्रों, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे पंचशील समझौता। मित्रों, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में, हालांकि उसमें उन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है जो बहुतायत में से पूछे गए हैं। चलिए शॉर्ट में हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत वाले 5 सिद्धांत जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था। 29 अप्रैल 1954 को भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन-लाई के बीच इतिहास प्रसिद्ध यह समझौता हुआ। इसमें 5 प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला नंबर, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता के लिए सम्मान की भावना। मित्रों, क्या यही सर्वोच्च सत्ता की सम्मान की भावना चाइना ने दिखाया है? साला विवाद पाले तो बैठा हुआ है भाई, खुद विवाद पाले बैठा हुआ है और भारत का सम्मान कर रहा है। उसमें भी भारत की सीमाओं में अतिक्रमण करना शुरू किया, सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया। ये देखिए। दूसरा पॉइंट है अनाक्रमण, अर्थात एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। अब आप देख सकते हैं चाइना ने पहले ही घुसपैठ करके आक्रमण करना शुरू कर दिया था। ये है दूसरा सिद्धांत भी उसने तोड़ दिया। एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना। मित्रों, भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप उसने नहीं किया। अरे जब आक्रमण ही कर दिया तो हस्तक्षेप कहाँ बाकी रहा। तीसरा भी सिद्धांत उसने तोड़ दिया। अगला है समानता एवं पारस्परिक लाभ। मित्रों, जब वो खुद ही समझता है कि इस एशिया महाद्वीप में हमारी बराबरी करने वाला कोई न बचे, तो समानता की बात ही खत्म हो गई। पारस्परिक लाभ कहाँ रहा? जब भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो पारस्परिक लाभ और समानता वाली बात नहीं रह गई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांतिपूर्ण ढंग से अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। और यहाँ पर चाइना ने तो भारत के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। अब आप बताइए, उम्मीद आप करिए कि भारत ने वो क्या बोलते हैं, चाइना ने पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया? बिल्कुल नहीं किया। उसने सिद्धांतों में किसी का भी पालन नहीं किया, इन 5 सिद्धांतों में। ठीक है, 5 सिद्धांतों को इसने तोड़कर रख दिया। अगर इस सिद्धांतों को अगर एक भी पालन किया हो तब आप कहिए। चलिए ठीक है मित्रों, आगे हम लोग पढ़ेंगे 1962 का कोलंबो प्रस्ताव। ये कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, हालांकि हो सकता है आप लोगों के कारण में ना पूछा हो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए कि क्योंकि पूछा जा सकता है। चलिए, कोलंबो प्रस्ताव क्या था? जो कि भारत और चीन और चीन के बीच में शांति बनाए रखने के लिए बनाया गया था कि अस्थायी शांति बन जाए। ये भी कोलंबो का नाम है तो समझ लीजिए कि श्रीलंका के ही प्रयास से संभव हुआ है। चलिए, कोलंबो प्रस्ताव में भारत चीन युद्ध में चीन के युद्ध विराम के बाद सीमा विवाद सुलझाने के उद्देश्य से श्रीलंका
वर्मा, इंडोनेशिया, मिस्र, घाना तथा कंबोडिया जैसे तटस्थ राष्ट्रों ने 10 दिसंबर 1962 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक सम्मेलन का आह्वान किया। इस सम्मेलन के प्रस्तावों को कोलंबो प्रस्ताव कहा जाता है। इस प्रस्ताव को लेकर श्रीलंका की प्रधानमंत्री श्रीमती भंडारनायके तथा चीन तथा भारत के प्रतिनिधियों से मिली। यानी श्रीमती भंडारनायके जो कि श्रीलंका की उस समय की प्रधानमंत्री थी 1962 में, वे चीन और भारत के प्रतिनिधियों से भी मिली ताकि दोनों के बीच में समझौता हो जाए, शांति बनी रहे। जो फालतू का लड़ रहे हैं, विवाद पाले बैठे हैं, विवाद रहेगा तो आज नहीं तो कल लड़ेंगे ही, ये भी सत्य है। ठीक है, मिली और इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बातें थी। अब इसमें देख सकते हैं कौन कौन सी बातें थी, किसको जो है चाइना ने माना, किसको भारत ने माना, किसने जो है किसी ने नहीं माना। अब इसमें देख सकते हैं कि प्रावधान क्या थे उसमें, प्रस्ताव में किन कौन कौन सी बातें थी जिसको दोनों को स्वीकार करना था। पहला पॉइंट, कोलंबो प्रस्ताव इस बात का अनुभव कराता है कि वर्तमान युद्ध विराम दोनों राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयुक्त है। पहली बात की शांतिपूर्ण समाधान के लिए वर्तमान युद्ध विराम रेखा उपयुक्त है, अर्थात युद्ध विराम है उसको रहने दीजिए और बीच में आप लोग अपने विवादों का समाधान कर लीजिए ताकि दूसरा युद्ध ना प्रारंभ हो, विवाद हमारे समाप्त हो जाए। दूसरा पॉइंट है, चीन पश्चिमी क्षेत्र से अपनी चौकियां 10 किलोमीटर पीछे हटा ले, जैसा कि चाउ एन लाई ने 21-24 नवंबर 1962 को नेहरू जी को पत्र लिखकर स्वयं कहा था। अगला पॉइंट है, इस सम्मेलन में भारत से भी अपील की गई थी कि वह अपनी वर्तमान सैनिक चौकियों पर कायम रहेगी। कहने का मतलब जहां तक चीन ने कब्जा किया है वो कब्जा उसके भाग्य में रहेगा, भारत भी अपनी चौकियों पे जहां पे है वहीं पे कायम रहेगा। ऐसा न हो कि चीन जो है जब पीछे हटे तो भारत आगे बढ़कर वहां पर कब्जा कर ले। अगला पॉइंट है, जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं हो जाता तब तक चीन द्वारा खाली किया गया क्षेत्र असैनिक क्षेत्र होगा, जिसकी निगरानी दोनों क्षेत्रों की गैर सैनिक चौकियां करेंगी। अगला पॉइंट, नेफा या अरुणाचल क्षेत्र में दोनों राष्ट्रों के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा युद्ध विराम रेखा का कार्य करेगी। ठीक है। अगला पॉइंट है, मध्यवर्ती क्षेत्र का समाधान बिना सैनिक शक्ति के शांतिपूर्ण ढंग से किया जाए और यहां 8 सितंबर 1962 के पूर्व की स्थिति रहनी चाहिए। भाई जब से विवाद प्रारंभ नहीं हुआ था तभी से इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन होने से दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच युद्ध विराम की स्थिति में समस्याओं को सुलझाने हेतु वार्ता का मार्ग प्रशस्त होगा। मित्रों, ये हो गया जो है कोलंबो प्रस्ताव। अब देखते हैं इस पर प्रक्रिया क्या हुई है। इस प्रस्ताव को भारत मानने के लिए तैयार है, लेकिन चीन का मत है कि भारत को मैकमोहन रेखा तक जाने का अधिकार नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप कोलंबो प्रस्ताव असफल हो गया। यही है मित्रों चीन की तानाशाही। भाई भारत ने तो कहा ठीक है, जो आप लिखे हैं सब ठीक है, लेकिन चाइना ने क्या कहा कि मैकमोहन रेखा तक भारत को जाने का अधिकार ही नहीं है, अर्थात मैकमोहन रेखा के उस पार तक हमारा क्षेत्र है। भाई जब वो भारत वहां तक पहुंचेगा तो इसका मतलब कि मैकमोहन रेखा को हमने मान्यता दे दिया, और उसने कहा हमने मान्यता दिया नहीं है, इसलिए मान्यता हमने नहीं दिया है कि मैकमोहन रेखा के उस पार भी हमारी जमीन है, उसको हमको कब्जा करना है। ठीक है, इसीलिए कहा कि मैकमोहन रेखा तक भारत को नहीं पहुंचना है। ठीक है मित्रों, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाकी ये चैप्टर आपका भारत चीन युद्ध समाप्त हुआ।